नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 के लिए यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली पेट परीक्षा 2025 के लिए देखते हैं, जो कि समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। यानी नोट समसामयिक घटना चक्र का यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पाठ्यक्रमानुसार संयोजित, इसमें 70 यूपीटीपीएससी अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र, उसके अंतर्गत जो हम देख रहे हैं इसमें यानी वर्तमान लेक्चर में हम देखेंगे करंट अफेयर्स यानी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं इसका जो सिलेबस है। देखें तो सिलेबस कुल मिलाकर के 15 टॉपिकों के अंतर्गत कवर किया जाएगा पेट 2025 का जो सिलेबस है। और ये ध्यान दें 2025 का जो पेट है वो 3 साल की वैलिडिटी के साथ ये नया संशोधित जो होगा पेट होगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 3 साल कर दी गई इस बार से। इससे पूर्व जो 3 पेट आयोजन किया गया था 21, 22, 23 का, 24 में नहीं हो पाया था, वो 1 साल की वैलिडिटी के लिए था। तो इसमें प्रथम यानी कुल मिलाकर 15 टॉपिक के अंतर्गत सिलेबस कवर किया गया। इसके सिलेबस को आप एक दृष्टि में देख लें। सबसे पहले तो 15 टॉपिक में ध्यान दें कि प्रथम जो 15 टॉपिक में प्रथम 10 जो है वो 5-5 नंबर के हैं, यानी प्रत्येक टॉपिक से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी हर एक टॉपिक जो प्रथम 10 है वो 5-5 टॉपिक यानी 5-5 प्रश्न होंगे, 5 नंबर का यानी 50 नंबर का हुआ। आखिरी के 5 जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो 10-10 नंबर के होंगे, अर्थात 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका वेटेज जो होगा 50 नंबर का होगा। कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 100, प्रश्न कितने हो जाएंगे 100 और मार्क्स कितने हैं 100 है, यानी कहने का से हुआ कि प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। तो 100 प्रश्नों का पूर्णांक कितना हुआ 100 नंबर का हुआ। टाइम अलाटेड 2 आवर, यानी समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। और इसमें यदि आप गलत प्रश्न करते हैं तो पेनल्टी के रूप में 1/4 मार्क्स आपके सही नंबर से काट लिए जाएंगे। ऐसा प्रावधान है पेट के एग्जामिनेशन में। तो इसके अंतिम जो टॉपिक हैं देख लें 11 से 15 तक जो है 5 टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंतर्गत समसामयिकी है यानी करंट अफेयर्स। इसके अंतर्गत भारतीय वैश्विक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होगा। आज के लेक्चर इसी पर आधारित है। पूर्व में 2 लेक्चर इस पर बनाकर जो है चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को देख सकते हैं। इसके बाद सामान्य जागरूकता पर भी 10 प्रश्न होंगे इन टॉपिकों के अंतर्गत और 10 नंबर का होगा। इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विश्लेषण, यह भी आपके 10 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 2 पैसे इसके अंतर्गत 2 प्रश्न होंगे 5-5 नंबर के, यानी 10 नंबर का होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें DI हो जाता है, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण और तालिका की व्याख्या विश्लेषण। इस पर भी लेक्चर महत्वपूर्ण रूप से बनाकर जो प्रैक्टिस सेट है 2 बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। बहुत जल्द ही कुछ और अभ्यास रूप में इस पर बनाए जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए देखते हैं करंट अफेयर्स का, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होगा। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने जो देखा था वह समसामयिक घटना चक्र की जो दृष्टि निरंतर है, जुलाई अगस्त जो लेटेस्ट था, इस पर हमने चर्चा कर लिया कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हुए। आज जो है जून का जो निरंतर दृष्टि उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति के अंतर्गत देखें दृष्टि जो निरंतर है जून 2025 का इसमें अंक है, जिसमें ये दिया गया है, इसको देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम से युद्ध विराम तक, ऑपरेशन राइजिंग लायन इसराइल ईरान बड़े युद्ध की तरफ इसमें जो दिया गया, एयर इंडिया विमान दुर्घटना इत्यादि, जिसमें समसामयिक घटनाएं कवर की गई हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय परिदृश्य को देखना चाहें तो इसमें पहलगाम से युद्ध विराम तक दिया गया है। केंद्र सरकार ने दी जाति जनगणना की अनुमति, उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना, जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, 2025 में इसके 10 वर्ष पूरे हो गए। विश्व श्रव्य यानी श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब 2025, नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद, विंझिम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र संरक्षण, इसमें हमने पूर्व लेक्चर में देख लिया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कवर के अंतर्गत यह जो होगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2025 का, अंतर्राष्ट्रीय संबंध 2025, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2024 की, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, विश्व सामरिक रिपोर्ट 2025 और वैश्विक पवन ऊर्जा समिट 2025 होगा। तो यह जानकारी इसमें होगी। और आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें कवर किया, वैज्ञानिक परिदृश्य में संक्षिप्तियाँ, खेल परिदृश्य इसमें शामिल होंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें सूक्ष्म दृष्टि देखते हैं और ये ध्यान दें कि यह जो केवल पेट के लिए ही नहीं है, बल्कि आगामी देखें तो प्रवर अधीनस्थ सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025, इसका एग्जाम 12 अक्टूबर प्रस्तावित, उसमें भी करंट अफेयर्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 71वें BPSC के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। ये जून का है सूक्ष्म दृष्टि, और इसमें देख रहे हैं सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स को, यानी वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण इसमें दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखें एकता, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़ाने हेतु एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? मई 2025 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई। ध्यान देना है संस्कृति मंत्रालय ने क्या शुरू किया है? एकता, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़ाने हेतु एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया। इस संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया मई 2025 में। इसके बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? 11 मई 2025 को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2025 को मनाया जाता है, ध्यान रखें। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जारी किया, क्या जारी किया? भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्टेड क्लस्टर लॉन्च किया। CCU का पूर्ण रूप क्या है? तो कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन CCU का फुल फॉर्म है, जिसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया। कब? 11 मई 2025 को, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में।
क्योंकि भारत में देखें तो यह जो है 1999 में जो है पोखरण में परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई को किया था। तो 11 मई को जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखें तो यह है कि भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा, जैसा कि मई 2025 में दिया गया है। तो इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला, ध्यान रखें, पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट है इलिनॉइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थित होगा, शिकागो यूएसए में होगा। मुख्य परिसर इसका जो शिकागो यूएसए में होगा, लेकिन ये जो है भारत में पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय होगा स्वतंत्र परिसर के रूप में। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना, ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा मिलती है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया 21 अप्रैल से 11 मई 2025 के बीच में? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है। सुरक्षा बलों द्वारा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर चलाया गया नक्सल विरोधी अभियान है। नेक्स्ट है असम सरकार ने कैबिनेट बैठक की जानकारी साझा करने के लिए किसे पेश किया? तो AI एंकर अंकिता को, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर जो अंकिता है, इसको असम सरकार ने कैबिनेट बैठक की जानकारी साझा करने के लिए पेश किया है। इसको याद रखें, AI एंकर अंकिता जो है असम सरकार से संबंधित है। वैदिक आयोजन सरस्वती पुष्करलू 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो कालेश्वरम तेलंगाना में 15 से 26 मई 2025 के बीच में। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो गया जी, इसमें जी जोड़ दिया जाएगा, गया जो शहर उसका नाम बदलकर क्या हो जाएगा, गया जी हो जाएगा। ये 71वीं BPSC PT एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा आतंकवाद विरोधी जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा आतंकवाद विरोधी कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन नादेर, यानी ऑपरेशन नादेर का संबंध किससे? जम्मू कश्मीर में है, और ये किसके द्वारा चलाया गया? सेना द्वारा आतंक विरोधी जो अभियान है ऑपरेशन नादेर है। ऑपरेशन नादेर में सेना के किन बलों ने भाग लिया है? ऑपरेशन नादेर देखें सेना द्वारा चलाया गया जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान है। तो इसमें जो है सेना के देखें तो सेना ने पार्टिसिपेट किया, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF यानी CRPF जो है सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद देखते हैं अगला, नेक्स्ट है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI ने अपना नया कार्यालय कहाँ स्थापित किया? तो श्रीनगर में स्थापित किया मई 2025 में। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो अडानी इंटरप्राइज ने लिया किया है मई 2025 में। ये पहला इसमें भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक का जो है लॉन्च किया है वो अडानी इंटरप्राइजेज ने भारत में मई 2025 में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? तो रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु, यानी याद रखें खनन, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा खनन कार्य होता है छत्तीसगढ़ में, तो यह रायपुर छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष की स्थिति को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया 23 सितंबर को। यह याद रखें, ऑफिशियल रूप से आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया 23 सितंबर को लिया है, यानी आने वाला 23 सितंबर है। आज देखें तो 29 अगस्त है, तो 2 दिन बाद यह अगस्त महीना समाप्त हो जाएगा, तो 25 दिन बाद यह आएगा आयुर्वेद दिवस आधिकारिक रूप से 23 सितंबर को मनाया जाएगा। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, इंदौर, यानी मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वह देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर, यानी वहाँ भिखारियों की संख्या नहीं, यानी भिखारियों से मुक्त हो गया। कौन सा? मध्य प्रदेश का इंदौर सिटी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 6ठी इकाई को। ये सेंट्रल कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किस इकाई की स्थापना? 6ठी इकाई को। यह इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। यूपी स्पेशल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 6ठी इकाई को मंजूरी दी है, यानी 5 इकाइयाँ इससे स्थापित है, 6ठी इकाई होगी, और यह स्थापित कहाँ की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित की जाएगी। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम होगा? तो HCL और फॉक्सकॉन का, यानी उत्तर प्रदेश में जो सेमीकंडक्टर की 6ठी इकाई स्थापित की जाएगी वह HCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम के रूप में कार्य करेगा। तो बुलबुल V2 क्या है? मई 2025 की घटना है। बुलबुल V2 क्या है? तो टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉडल, यानी टेक्स्ट टू स्पीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो है ये बुलबुल V2 है। इसे किसने लॉन्च किया है? तो सर्वन AI बंगलुरु, यानी सर्वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बंगलुरु की है उसने इसको लॉन्च किया, कर्नाटक के बंगलुरु में, जो कि ये देखें सिलिकॉन वैली यहाँ पर है बंगलुरु में, स्पेस जो सिटी के रूप में इसको जानते हैं, बंगलुरु को कर्नाटका में है। तो यही लॉन्च किया है सर्वम AI, इसने लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? बुलबुल V2। और V2 क्या है? टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉडल है। नेक्स्ट देखिए, भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर यानी MMR कितनी रही है? ध्यान रखना अवधि को, 2020-22 में तो 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर, यानी प्रति लाख जीवित जन्मों पर जो है 88 रही है मातृ मृत्यु दर।
इंपॉर्टेंट है। नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी SRS, ये आप रिपोर्ट को याद रखें कि नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार शिशु मृत्यु दर यानी IMR कितनी हो गई है, तो 27 प्रति 1000 जन्म पर, यानी 1000 जन्म में से 27 जो है बच्चे मर जाते हैं, शिशु मर जाते हैं, ऐसा रिपोर्ट 2021 में कहा गया है। नवजात मृत्यु दर यानी NMR कितनी हो गई है, तो ये 19, यानी 1000 जन्मों में से 19 नवजात मतलब तुरंत मर जाते हैं, जन्म लेते ही मर जाते हैं बच्चे, ऐसी संख्या 19 है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर CMR कितनी रही है, 1000 में 31 है, यानी इस सर्वाधिक इन दोनों में देखें तो शिशु मृत्यु दर तो 27 है, नवजात शिशु में जो 19 है, लेकिन 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में देखें तो ये बढ़ गई है, 31 हो गया है। ये रिपोर्ट क्या है, नमूना पंजीकरण प्रणाली SR रिपोर्ट 2021 के डाटा के हिसाब से है। कुल प्रजनन दर यानी TFR कितनी है, 2.0 है। कुल प्रजनन दर ये भारत के संदर्भ में बताया जा रहा है कि भारत में कुल प्रजनन दर यहाँ पर जो है नमूना पंजीकरण प्रणाली SIR रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितना है, 2.0 है। वर्ष 2021 में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हो गया है, तो 913 हो गया है, यानी 2021 में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना है, तो 913 है। कितने राज्यों ने मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR का SDG लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, तो 8 राज्यों ने SDG जो है राज्यों ने मातृ मृत्यु अनुपात MMR का SDG लक्ष्य प्राप्त किया। तो भारत के 8 राज्य, बाद में देखें वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें 8 राज्यों ने जो है वो इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। उसमें से कौन से, केरला है, महाराष्ट्र, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक है, इन्होंने SDG लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है मातृ मृत्यु अनुपात के हिसाब से। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूलन शहरों और समुदाय के वैश्विक नेटवर्क यानी GNAFWC में शामिल किया गया है, तो कोझिकोड को किस में शामिल किया गया है, तो कोझिकोड शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के आयु अनुकूलन शहरों और समुदाय को वैश्विक नेटवर्क रूप में शामिल किया गया, जो कि केरला में कोझिकोड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना जरूरी हो जाता है, हालांकि यहाँ तो आवश्यक है नहीं, लेकिन SDG लक्ष्य किससे संबंधित जो है मातृ मृत्यु अनुपात है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित है। तो जो देखें 2015 में जो SDG लक्ष्य जो जारी किया गया था अन्य द्वारा, 2030 में इसको प्राप्त करना है, तो उसमें कुल देखें तो कुल 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो टारगेट उसमें रखा गया है। एक बार देख लेते हैं इसको, देखें सतत विकास लक्ष्य यानी 17 सतत विकास लक्ष्य देखिए एजेंडा 2030 है, जो कि 2015 में किया गया था। तो SDG 1 गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति से है, और जो SDG 2 है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है, और SDG 3 स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। SDG 3 से जो है वो हमने अभी जो करंट अफेयर्स को देखा था वो SDG 3 से संबंधित है। इसके बाद सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है SDG जो 17 इसको आप सारे को आप यहाँ एक नजर देख लें। इसमें SDG 3 यानी SDG लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, यानी SDG 3 जो है प्राप्त किए भारत के 8 राज्य और राज्यों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आयु अनुकूल, यानी इसको हमने देख लिया था, केरला का कोझिकोड है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, 10 मई 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया। यानी भारत बौद्ध केंद्र को याद रखना है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया, कहाँ पर किया, नई दिल्ली में, किस जगह, इंडिया हैबिटेट सेंटर में। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है, याद रखें त्रिपुरा का पहला हरित गांव जो बना है रंगाचेरा बना है, किस क्षेत्र में, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता के मामले में। महिला सशक्तिकरण हेतु किस राज्य सरकार ने आदि शक्ति अभियान चलाया है, याद रखें कि आदि शक्ति अभियान जो है ये महाराष्ट्र सरकार का है और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं तो यह है कि किसकी 300वीं जयंती के उपलक्ष्य पर यह अभियान चलाया गया, अहिल्याबाई होलकर जी की, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु आदि शक्ति अभियान को चलाया। कब चलाया था, मई 2025 में। किस राज्य ने पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार, नाम याद रखना है, पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, यानी ये सामाजिक सम्मान योजना है, नाम क्या है, पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार जो सामाजिक सम्मान योजना, इसको भारत के किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो हरियाणा सरकार ने। इस योजना के तहत पात्र कलाकारों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी, 10,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है, मई 2025 में, तो आप देख सकते हैं यह नाम जो है दिया गया है। यानी पहला नाम है द्रव्य रत्नाकर निघंटु एवं द्रव्य नामाकर निघंटु, ये 2 जो हैं ये पांडुलिपियां जिसको पुनर्जीवित मतलब दोबारा इसको जीवित किया है, और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान परिषद ने ये 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियां जिसको दोबारा इसको पुनर्जीवित किया है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान ने। तो इसमें देखें
तो जो ये 2 पांडुलिपियों को इसने पुनर्जीवित किया है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान। तो इसमें देखें जो पहली पांडुलिपि है द्रव्य रत्नाकर निघंटु के लेखक कौन है? तो मुद्गल पंडित हैं। दूसरी जो पांडुलिपि है यह द्रव्य नामाकर निघंटु किस विद्वान द्वारा रचित है? तो भीम वैद्य द्वारा रचित है। दोनों का आप इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप में इसको याद कर लें। नेक्स्ट देखें तो नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किसने किया है? 6 से 7 मई 2025 को। तो ज्योतिराव सिंधिया केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं, तो इनका डिपार्टमेंट भी याद रखें। और इन्होंने क्या उद्घाटन किया है? भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? यानी देखिए भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य हैं। भारत के 9 राज्य जो भारत की तटरेखा पर स्थित हैं। तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? यह देखी जा सकती है 11,058.81 किलोमीटर है। और सबसे लंबी तटरेखा देखें तो गुजरात की है राज्यों में, और केंद्रशासित प्रदेशों के हिसाब से देखेंगे तो अंडमान निकोबार की तटरेखा सर्वाधिक हो जाएगी। चलिए देखें भारत की तटरेखा की आधिकारिक लंबाई इससे पूर्व कितनी मानी जाती थी? यानी भारत की तटरेखा की आधिकारिक लंबाई ऑफिशियल जो लेंथ थे इससे पूर्व कितनी थी? तो वो कम थे। यानी देख सकते हैं कि जो है 7,516.60 किलोमीटर थी, लेकिन अब जो है लंबाई कितनी हो गई? 11,058.81 किलोमीटर हो गई है। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। इसकी लंबाई देख सकते हैं, यह पहले भी था, यानी 2,340.62 किलोमीटर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है 1,068.69 किलोमीटर, और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है 1,053.07 किलोमीटर है। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्रशासित क्षेत्र कौन सा है? तो यह आपका है सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्रशासित प्रदेश, यानी भारत में 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो केंद्रशासित प्रदेशों में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सभी राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में भी पहले स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी तटरेखा देखें तो 3,083.50 किलोमीटर, जो कि गुजरात से ज़्यादा है। किस देश ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकी शिविरों पर सैन्य कार्रवाई की? तो ये भारत ने किया 6-7 मई 2025 को। यानी देखें तो 22 अप्रैल को जो है पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवादी हैं उन्होंने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल जो है, या पहाड़ी वाला जो स्थल है जो पर्यटक स्थल के रूप में है पहलगाम, वहाँ पर जो है आतंकवादी हमला के तहत जो सैलानी गए थे या पर्यटक गए थे उनको, भारतीय सैलानियों को मार दिया था। तो इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को जो है पाकिस्तान में जो आतंकवाद प्रायोजित ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया, यानी ध्वस्त कर दिया। तो यही ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर किस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था? तो पहलगाम आतंकी घटना जो 22 अप्रैल को किया गया था। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने, याद रखें कि ये यहाँ भी पहला है। यानी किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटर लैंड। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति, जो संसदीय प्राक्कलन समिति है के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सबसे बड़ी संसदीय समिति, उसमें 3 सदस्य लोकसभा के ही होते हैं। तो इसमें देखें संसदीय प्राक्कलन समिति जो एस्टिमेट कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया? संजय जायसवाल को। ये बीजेपी से, जो बीजेपी से संबंधित हैं संजय जायसवाल जी, इनको यानी सांसद हैं बीजेपी के सांसद, क्योंकि इसमें लोकसभा के जो 30 सदस्य होते हैं। तो संजय जायसवाल को जो संसदीय प्राक्कलन समिति अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद लोक लेखा समिति होती है जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो होते हैं लोकसभा के, 7 राज्यसभा के होते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है वो भारत के संविधान के अंतर्गत सारी जानकारी दी जा चुकी है, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। आप इस चैनल पर जाकर के सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो ये ध्यान दें कि संसदीय प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को बनाया गया 1 मई 2025 को। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बैजयंत पांडा को। ये भी बीजेपी के जो है सांसद हैं। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम को जारी किया गया? ध्यान रखें कि देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो गाजियाबाद नगर निगम को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश संबंधित है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो यह है कि भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना मई 2025 में? तो विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो कि केरला में है। विंझिम बंदरगाह कहाँ से? तिरुपति केरला में है। वेब्स सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में 1 से 4 मई 2025 के बीच में। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वेब्स का पूरा नाम क्या है? तो वेब्स का पूरा नाम है यहाँ वर्ड, ई से ऑडियो, वी से विजुअल, एंड ई से एंटरटेनमेंट, और यस से समिट है, यानी वेब से है। वेब्स कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। वेब्स का प्रारंभ किया। वेब्स द्वारा जिसकी टैगलाइन क्या है? क्रिएटर्स को जोड़ना, देशों को जोड़ना, इसकी टैगलाइन थी। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाले ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? ग्लूकोमा जो आँख की बीमारी है, तो न्यूनतम शल्य चिकित्सा द्वारा जो है इसका इलाज किया। तो किस अस्पताल ने? नई दिल्ली का है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने किया ऐसा। किन फिल्म संस्थानों को ड्रीम्स टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? यानी किन फिल्म संस्थान को ड्रीम्स टू बी
ड्रीम्स टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त किया गया। तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पुणे को, और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता में जो है इसको जो है ड्रीम्स B2 यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, ये भी पहला है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित किया जा रहा है अमरावती में, जो आंध्र प्रदेश में है। देखा था आंध्र प्रदेश में एक और पहला किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, देख सकते हैं किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर आंध्र प्रदेश में है। और अभी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में क्या और पहला स्थापित किया जा रहा है, तो यह आपका है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज भी अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की थी? तो यह जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेम्स डेविड विंस जो है वह भारत की यात्रा किया था 21 से 24 अप्रैल 2025 के बीच में। जेडी विंस की पत्नी उषा विंस किस भारतीय राज्य से संबंधित? आंध्र प्रदेश से हैं, आंध्र प्रदेश इसमें ज़्यादा आ रहा है, आप नोटिक पॉइंट के रूप में इसको याद करें। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कौन सा बना है 21 अप्रैल 2025 को? तो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल यानी MICT जो है यह भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल बना है। राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड यानी NCOL की अत्याधुनिक पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ये भी स्पेशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड NOCL की अत्याधुनिक पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन किया कहाँ किया? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ट्राई द्वारा, यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा, ट्राई द्वारा जो है यह यानी भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जारी किया गया। दिसंबर 2024 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? तो यह 970.16 मिलियन है, यानी दिसंबर 2024 के अंत तक देखें तो भारत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? 970.16 मिलियन। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? 944.96 मिलियन, यानी इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या है। दिसंबर 2024 के अंत में वायरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? तो 39.27 मिलियन है। दिसंबर 2024 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ताओं कितने थे? तो ये आप देख सकते हैं 1189.92 मिलियन जो है वह कुल दूरसंचार उपभोक्ता थे। नेक्स्ट इसमें देखें तो यह है कि राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने देखें तो राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का शुभारंभ किया। कब? 24 अप्रैल 2025 को। यह अभियान किस अवसर पर शुरू किया गया था? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह जो मनाया जा रहा था 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के मध्य में, तो इसी दौरान जो है यह राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान लॉन्च किया गया JP नड्डा द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी किया गया। भारत में किस वर्ष तक खसरा और रूबेला के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2026 यानी अगले वर्ष इसको पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.57 यानी लगभग 14.5 किलोमीटर का निर्माणाधीन है, यानी भारत की सबसे लंबी सुरंग जो निर्माणाधीन है 14.57 किलोमीटर है, वह कहाँ पर है? तो देवप्रयाग से जनसू के मध्य उत्तराखंड में है। भारत का पहला मोदी मीमेंटो म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? मोतिहारी, बिहार में। ये भारत का पहला, याद रखें, मोदी मीमेंटो म्यूजियम है जो मोतिहारी, बिहार में है। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? यानी कहाँ हुआ था? तो अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में हुआ था। अनंतनाग, जम्मू कश्मीर जो है पहलगाम आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के किस प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर हुआ था? तो बैसारन घाटी जो पहलगाम है यहाँ पर यह हुआ था। इस आतंकी हमले में कितने नागरिक मारे गए थे? 26 नागरिक मारे गए, भारतीय नागरिक जो 26 मारे गए थे। हमले मारे गए नागरिकों में कितने विदेशी नागरिक थे? एक जो है, यानी इस हमले में कितने नागरिक मारे गए थे? 26 नागरिक मारे गए थे। इस हमले में मारे गए नागरिकों में कितने विदेशी नागरिक थे? एक विदेशी था, नेपाल का, शेष भारत के थे। पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है यह पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की गई, महिलाओं के लिए है, महिलाओं के स्वावलंबन या सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिंक ई रिक्शा योजना। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लिवर हैबिलिटेशन यानी LIHAB सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड यानी CABA काबा की 38वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? 23 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में। इंडिया स्टील 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? 26 अप्रैल 2025 को मुंबई, महाराष्ट्र में। पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी पेस्ट फील्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन बना है? तो SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बना है। भारत सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर कितनी दिनों की राजकीय शोक की घोषणा की थी? 21 अप्रैल 2025 को, यानी 21 अप्रैल 2025 को जो पोप फ्रांसिस उनका निधन हो गया था तो भारत सरकार ने राजकीय शोक घोषणा की थी 3 दिन के लिए। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 15 अप्रैल 2025 को, तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी, जो कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट है, कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया 17 अप्रैल 2025 को? यानी कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाएं की पांडुलिपियां हैं जो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया?
तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता को शामिल किया गया है। अगला इसमें देखते हैं तो यह है किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया, तो उत्तराखंड ने, यानी आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने, यानी उत्तराखंड राज्य ने। किस शहर ने सैनिटरी कचरे के 100% पृथककरण और निपटान का लक्ष्य हासिल किया है, तो कराड़ शहर, जिला सतारा, जो महाराष्ट्र का। SJVN लिमिटेड ने किस परियोजना के लिए 269.98 करोड़ रुपए की भूमि मुआवजा जारी किया है, तो इटालियन जल विद्युत परियोजना अप्रैल 2025 में SJVN लिमिटेड द्वारा, यानी SJVN लिमिटेड ने यह जो परियोजना इटालियन जल विद्युत परियोजना के लिए 269.98 करोड़ रुपए का भूमि मुआवजा जारी किया है। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस जिले में प्रस्तावित है, तो दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में। स्पेशल हैंडलूम एक्सपो माई हैंडलूम माई प्राइड का आयोजन कहाँ किया गया, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। यूपी स्पेशल का वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हथकरघा दिवस है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष भारत में। तो यह हथकरघा देखें, स्पेशल हैंडलूम एक्सपो माई हैंडलूम माई प्राइड, जो नोएडा उत्तर प्रदेश में यह जो है इसका आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में कितनी पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया अप्रैल 2025 में, 21 GI टैग को प्रदान किया गया। वर्तमान में देखें सबसे ज़्यादा GI टैग उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त है, यानी GI टैग के रूप में देखें तो सर्वाधिक, लेकिन अप्रैल में देखें तो 21 GI टैग को, यानी 21 जो है उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया, यानी जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, यानी भौगोलिक संकेतक का हब बना, तो काशी क्षेत्र बना है, यानी वाराणसी वाला क्षेत्र जो है इसमें GI टैग के रूप में ज़्यादा इसको मिला है। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है, तो इसमें देख सकते हैं शहनाई को, तबला को, ठंडई को, लाल पेड़ा को, लाल भरवा मिर्च को, तिरंगी बर्फी को, भित्ति चित्र को और चिरई गाँव करौदा को जो है वह GI टैग मिला है। बरेली किन उत्पादों को GI टैग दिया गया है, तो बरेली में देखें उत्तर प्रदेश का जो बरेली जिला, वहाँ से बेंत और बांस शिल्प को, जरीर जरदोरी और टेराकोटा को दिया गया है, टेराकोटा को। PM विश्वकर्मा राष्ट्रीय SC/ST हब सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, 16 अप्रैल 2025 को मयूरभंज, उड़ीसा में। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, तेलंगाना सरकार द्वारा भू भारती पोर्टल। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, 21-22 अप्रैल 2025 को, तो नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में। अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान सम्मेलन 2025 का आयोजन किसने किया, तो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU द्वारा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का जो है अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसने, यानी अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान सम्मेलन 2025 का आयोजन किसने किया, तो ये संस्थान ने किया। सम्मेलन का विषय या थीम क्या था, तो थीम देख सकते हैं नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और आतंकवाद से निपटने में फोरेंसिक विज्ञान की भूमिका है। रोंगाली बिहू यानी बोहाग बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम मनाया जाता है। 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, 10 से 12 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में। इस वर्ष के सम्मेलन की थीम क्या थी, तो संभावना थीम रखी गई थी 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का। इसमें देखते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की 7 से 10 अप्रैल 2025 को, तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया की। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक यानी सिटी के ऑफ ऑनर बनाया, तो लिस्बन, पुर्तगाल में। अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया है, तो तहब्बुर हुसैन राणा को। तहब्बुर हुसैन राणा वर्ष 2008 में कहाँ पर हुए आतंकी हमले में संबंधित आरोपी है, तो मुंबई में। किस भारतीय सांसद ने ग्रेट बेंड डैम चीन की बांध परियोजना पर चिंता व्यक्त की है, तो तापिर गाओ, भाजपा की, जो अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के जो ये सांसद हैं, उन्होंने चीन की बांध परियोजना का नाम जो ग्रेट बेंड डैम है इस पर चिंता व्यक्त की है। ग्रेट बेंड डैम किस नदी बनाया जा रहा है, तो यर लुंग त्यांगसो नदी बनाया जा रहा है, जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई, 7 अप्रैल 2025 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। यह रिपोर्ट किस सेक्टर के लिए जारी की गई है, तो बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा यानी BFS सेक्टर द्वारा। नई दिल्ली में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की, 8 अप्रैल 2025 को दुबई के जो प्रिंस थे, क्राउन प्रिंस जो है, क्राउन प्रिंस कौन है, शेख हमदाद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं, इनका नाम अक्सर पूछ दिया जाता है। तो ये कहाँ के जो हैं क्राउन प्रिंस हैं, तो दुबई के, इनका नाम इतना लंबा है, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। 7वें पोषण पखवाड़ा पहल को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी? तमिलनाडु में। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो न्यू पंबन रेल ब्रिज का। यह सेतु किस स्थान को मुख्य भूमि से जोड़ता है? तो रामेश्वरम को। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी FHI 2025 किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने। FHI रिपोर्ट किस वित्तीय वर्ष को कवर करती है? 2022-23 को। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं FHI में? तो पहले स्थान पर जो उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा, झारखंड, गुजरात है। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? राजस्थान में। यहाँ पर 275 स्टेशन हैं जहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2025 का उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर स्थित गांवों के विकास के लिए पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में किसकी मंजूरी प्रदान की है? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड यानी WVP सेकेंड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्च 2025 में। निधि तिवारी को। भारतीय विदेश सेवा के संबंधित अधिकारी थे यानी IFS अधिकारी थे। इंडियन फॉरेन सर्विस सेवा से संबंधित निधि तिवारी जो थे, इनको निजी सचिव बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्च 2025 में। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी थी? पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, जो कि 120.10 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो बलिया मिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, वहाँ पर 26 मार्च 2025 को जो है कच्चे तेल का भंडार मिला है। इसकी खोज किस संस्थान द्वारा की गई थी? तो ONGC, जो नवरत्न जो कंपनी है ONGC, उसने इसकी खोज किया था। भारतीय डाक विभाग ने किस भारतीय संत समाज सुधारक की स्मृति में उसकी 1009वीं जयंती स्मारक डाक टिकट जारी किया मार्च 2025 में? तो माता कर्मा यानी माता कर्मा की जो 25 मार्च 2025 को 1009वीं जयंती मनाई गई, तो भारतीय डाक विभाग ने उनके स्मारक के रूप में जो डाक टिकट जारी किया। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में। वेरी इंपॉर्टेंट, डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। यूपी स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट है। किससे पूर्व कैबिनेट सचिव को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो राजीव गौबा को। बंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किस महोत्सव के दौरान 150 फीट से अधिक ऊंचा रथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो हुस्कुर मुदरम्मा देवी यात्रा के दौरान यात्रा के दौरान। लोकसभा अथवा राज्यसभा सदस्यों के वेतन में कितनी वृद्धि की गई है? तो यहाँ देख सकते हैं 1 लाख से बढ़ाकर जो 1,24,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो है वह जो विधानसभा के सदस्य हैं और मंत्री हैं, उनके भी वेतन में वृद्धि कर दी गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और यहाँ जो है भारत सरकार द्वारा देखें तो लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके वेतन की वृद्धि जो है 1 लाख से बढ़ाकर 1,24,000 रुपये कर दी गई है। यह संशोधन किस तारीख से प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2023 से। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIOA की सदस्यता प्राप्त की है? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय जो राजगीर में है। नेक्स्ट देखें तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित 100 निर्माण इकाई कहाँ शुरू करने की घोषणा की गई? तो सूरत, गुजरात में। यानी गुजरात का जो शहर सूरत है वहाँ पर AI संचालित सौर ऊर्जा निर्माण इकाई की जो है शुरुआत किया केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा। भारत नेपाल साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। पूसा, नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक की गई? तो जर्मनी के बीच में। यह ध्यान रखना है कि यह भारत और जर्मनी के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक जायज की गई पूसा, नई दिल्ली में। जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण है। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज शुरू किया है? पंजाब ने। ये पहला याद रखें कि जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज शुरू किया है। एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4th को हाल ही में किसके दस्ता मंजूरी दी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मार्च 2025 को। यह परियोजना किस स्थान पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र वैली पर। और यह देखें ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BVFCL नामरूप असम में है। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिचौली हप्सी, इंदौर में यानी मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ की है? ग्रेटर नोएडा से 19 मार्च 2025 को। यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण है कि दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की जो है शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस ने शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया? तो नई दिल्ली यानी दिल्ली सरकार ने। यानी किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने पुलिस में शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया? तो दिल्ली सरकार ने या राज्य ने। फिट इंडिया कार्निवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जल सततता सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल सततता सम्मेलन 2025 का मुख्य फोकस क्या रहा? औद्योगिक जल उपयोग दस्ता। PM युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय का शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। PM युवा 3.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लोगों को प्रशिक्षित करना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द यानी ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? तो मॉरिशस सरकार द्वारा।
यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का, यानी महाराष्ट्र देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इतना लंबा याद रखें। क्योंकि इसमें इंडियन ओशन आ गया तो इंडियन ओशन के जो राज्य होंगे वहीं देंगे, तो इसे महाराष्ट्र को आप याद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले कौन, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले कौन से भारतीय बने, तो प्रथम है। अब इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर कर लेते हैं। तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था, तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक था। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद से पहली बार मुलाकात कहाँ की, बैंकॉक में 6वें विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान। भारत ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किस नए कार्यक्रम घोषणा की है, तो बोधी का पूरा नाम क्या है, तो बोधी का नाम है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल यूनिसार को में सर्वोच्च चुना गया, तो 2025 से 27 के लिए। दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की थी, जिनको हमने ऊपर देख लिया था, शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम हैं। यात्रा के दौरान दुबई के किस शैक्षणिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो IIM अहमदाबाद। यानी यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षणिक संस्थान, किस शहर का मतलब IIM अहमदाबाद जो है वो परिसर स्थापित करेगा दुबई में। अंतर संसदीय संघ यानी IPU की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। प्रधानमंत्री यानी जो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है वहाँ पर यह किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में कहाँ पर 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो महो उमांग थाई और महो अनुराधापुरम में। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया, श्रीलंका मित्र भूषण मेडल दिया गया। ग्रीनलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो जेम्स फ्रेडरिक निल्सन है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC से हटने की घोषणा की, तो हंगरी ने। हंगरी के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने ICC यानी ICC को राजनीतिक रूप से पक्षपाती करा दिया, तो विक्टर ओरबान ने। दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने किस पर चलाए गए महाभियोग को सही ठहराया, तो यून सू पोल जो कि पूर्व राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के हैं। क्वाड देशों ने म्यांमार भूकंप राहत के लिए कितनी सहायता राशि देने का वादा किया, तो $20 मिलियन से अधिक। क्वाड कितने देशों का समूह है, 4 देशों का, जिसमें भारत है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। विश्व उइगर कांग्रेस ने बोरेन विद्रोह की कौन सी वर्षगांठ मनाई, 35वीं। यह विद्रोह चीन में कब हुआ था, 5 से 10 अप्रैल 1990 को। अमेरिका किस सांसद ने सेनेट में रिकॉर्ड 25 घंटे 5 मिनट तक भाषण का इतिहास रच दिया, कोरी बुकर ने। बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ की गई थी, तो 2 अप्रैल को बैंकॉक थाईलैंड में।